नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और एक बड़ी खबर है और वो ये है कि काबुल से दिल्ली का सफर बरास्ता लाहौर। नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोग कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी का एक और बड़ी सरप्राइज हेडलाइन, एक बड़ी सुर्खी। क्या मतलब है इस अचानक यात्रा का, इसको समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन, डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार शिराजी। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर साहब, आपके पास ये कितनी बड़ी बात है, इस तरह की सरप्राइज विजिट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए? देखिए, जब एक छोटे बच्चा का 4वीं बर्थडे पार्टी आता है तब उसको सरप्राइज पार्टी देते हैं, लेकिन ये दो प्रधानमंत्री, ठीक है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या बना? 2 महीने पहले वो कह रहे थे कि जब तक कि आप आतंकवादी न बंद करें, आतंकवादी को न बंद करें, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब कुछ भी नहीं हुआ सिवाय ये कि लखवी छोड़ा गया है और अचानक ये सब कुछ सामंतवादी तरीके से राजा महाराजाओं के जमाने में कि दोनों राजा ने सहमत की तो दोस्ती हो गई, दुश्मनी की तो एकदम लड़ाई चल पड़े। अब ये मेरे समझ में नहीं आता है और कूटनीति ऐसी नहीं की जाती है। जी, तय कीजिएगा कि आपके मकसद क्या है, तय कीजिएगा कि सीमित समयबद्ध तरीके से हम कैसे वहां पहुंचेंगे और फिर कौन से कदम उठाने हैं मंजिल तक पहुंचने का। अब इसका कोई हमारे सामने सबूत नहीं है। कभी कुट्टी कहते हैं और कभी चुम्बन देते हैं। अब ये क्या कूटनीति बनी? जी बिल्कुल। सुशांत सरीन साहब, आपके पास जाने के पहले अब संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। संबित, आपने मणिशंकर अय्यर साहब का रिएक्शन सुना। ये टिपिकल कांग्रेस रिएक्शन नहीं है। ये पाकिस्तान में रह चुके हैं, बड़े वेटरन डिप्लोमेट रह चुके हैं। इनका कहना है कि ये निजी दोस्ती, हैप्पी बर्थडे, फ्यूडल तरीकों से बड़ी डिप्लोमेसी नहीं चलती। वहां सरप्राइज एलिमेंट इस तरीके से नहीं होते। वहां पर एक रोड मैप होता है और एक तरीके से बातचीत होती है, इस तरह से नहीं। देखिए, अगर टिपिकल कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन ये सब कहता तो मैं अपने टिपिकल तरीके से उसको जवाब देता, मगर आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है तो मुझे याद भी दिलाना पड़ेगा कि मणिशंकर अय्यर जी ने ही पाकिस्तान के एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ तो बातचीत चाहते हैं मगर हमारे मोदी जी ही बातचीत नहीं चाहते हैं। तो आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा सरप्राइज कोई होया होगा तो मणिशंकर जी हुए होंगे। वो सरप्राइज से उभरने के बाद ही आपके चैनल में बैठे हैं, मगर सुबह तो सरप्राइज हो ही गए होंगे। दूसरी बात है, जहां तक मोदी जी के इस विजिट का सवाल है पाकिस्तान को, मैं इतना कहूंगा कि ये एक अनकन्वेंशनल और स्पॉन्टेनियस डिप्लोमेसी है। मोदी जी ने फोन किया नवाज शरीफ को, उनके बर्थडे पर उनको विश किया। नवाज शरीफ ने एक विश जताई कि अगर आप यहां आते, काबुल से यहां ड्रॉप होते हुए चले जाते और मुझसे मिलते तो हमें अच्छा लगता। तो मुझे लगता है जिस प्रकार स्पॉन्टेनिटी के साथ एक अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, ये अपने आप में एक देखने वाला विषय है। देखिए, डिप्लोमेसी का अल्टीमेट एंड क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, मैं नहीं अभी से बता सकता हूं, प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता हूं। मगर मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर भी थे तब भी हमने उनको देखा था और जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी हमने उनको देखा है कि उनका मूव अलग रहता है। चाहे स्वेरिंग इन सेरेमनी के समय नवाज शरीफ या सातों सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने का विषय रहा हो, मोदी जी एक अलग तरीके से इन विषयों को लेकर चले हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी डिप्लोमेसी को एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं और उससे पूरे देश में एक प्रकार से ये मास कंजम्पशन का विषय बन गया है। बहुत अच्छी चीज है। आइए एक राय हम पाकिस्तान के हमारे एक पत्रकार मित्र से लेते हैं। इफ्तिकार शिराजी हमारे साथ हैं, डॉन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहां पर इस विजिट को कैसे देखा जा रहा है, और दूसरी बात कि ये पाकिस्तान के मीडिया पर हमने सुना जिसमें कहा गया कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहल पे, उनके इनिशिएटिव पे हुआ है। यहां पर संबित हमको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने न्योता दिया है तो गए हैं। आप क्या सुनते हैं वहां? देखें, ये तो एक जैली बातें हैं कि किसने दावत दी और किसने एक्सेप्ट किया। यकीनी तौर पे अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है तो मेरे ख्याल में विश किसी और ने किया होगा।
अब ये है कि बात अगर आगे बढ़ी है और अगर नवाज शरीफ जी ने ये कहा कि क्या अच्छा होता है कि आप यहां से होके जाते हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो मेरे ख्याल में ये तो एक वो बातें हैं कि जिनकी उस हिसाब से अहमियत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेजर डेवलपमेंट वो ये है कि माजी में हमने देखा कि मनमोहन जी को जब भी पाकिस्तान आने के लिए कहा गया तो जवाब में ये सुनने को मिला कि जब तक मुंबई अटैक्स में मुलव्वस लोगों को सजा नहीं दी जाती तब तक भारत के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज अगर पाकिस्तान में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कदम रख दिया है तो मेरे ख्याल में हम ये जरूर समझते हैं कि भारत की एक सोच में तब्दीली आई है कि भले मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व लोगों को सजा मिलती रहेगी लेकिन उसका इंतजार नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो एक जो सोच में बदलाव आया है तो उसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत की सरकार या भारत के सियासतदान उस पर रुके हुए नहीं, उससे आगे कदम चल पड़े हैं। अब दूसरा ये है कि क्या ये जो नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी है ये डिप्लोमेसी फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेसी है, तो फिर तो बड़ी गलत बात है, बड़ी मायूसकुन बात है। बट अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और इसके नतीजे में कुछ होना भी है तो बड़ी अच्छी बात है। एक खदशात जरूर अपनी जगह पे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर जो एक इमेज खराब हुआ है वहां पे मोदी सरकार को उसको बेहतर करने के लिए कोशिश हो रही है। अगर वो कोशिश है तो फिर तो मेरा ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है तो फिर हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल। आइए अब हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा साहब जुड़े हुए हैं। डोगरा साहब, जैसा इन्होंने कहा कि ये अगर इसमें एक सीरियस इरादा है कि पुरानी बातों को समझते हुए कि उसमें दिक्कतें थी लेकिन किसी एक दिन पीछे छोड़ना होता है और बातचीत की एक नई शुरुआत करनी होती है, तो ये एक वेलकम करने वाली बात है। आप कैसे देखते हैं इस बातचीत को? बिल्कुल, एक अनकन्वेंशनल स्टेप है, एक स्पॉन्टेनियस स्टेप है, तो तारीफ तो करनी चाहिए कि एक कोशिश है। तो मैं तो ये कहूंगा जो जहां तक एफर्ट का सवाल है फुल मार्क्स, पर रिजल्ट्स का जहां तक सवाल है 1.5 साल पहले भी एक बहुत अनकन्वेंशनल स्टेप लिया था मोदी जी ने जब सब सार्क के और निकटतम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाया था। पर उसके बाद आज देखें, अगर आज उसका हिसाब लें तो मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन बेस्ट नहीं है, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान के साथ सो हैं, पाकिस्तान के साथ अप्स एंड डाउन्स हुई हैं, उधमपुर भी हुआ है, गुरदासपुर भी हुआ है, कुछ हमारे मछुआरों को भी मारा गया है। तो इसके बावजूद भी मोदी जी ने ये एक और कदम उठाया है, तो मेरे को लगता है कि एफर्ट की जरूर, जैसे मैंने कहा है, सराहना करनी चाहिए और ग्लास को हाफ फुल ही देखना चाहिए, आधा भरा अधमरा नहीं देखना चाहिए। तो इंटेंशन में मैं डाउट नहीं करूंगा, बिल्कुल। पर इंस्टेंट डिप्लोमेसी ये दुनिया में आजकल ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट डिप्लोमेसी इंस्टेंट फ्लॉप की तरफ भी काफी जाने की आशंका होती है। ये आपने ठीक कहा कि डिप्लोमेसी के मामले में इंस्टेंट कोई एक नया फैशन नहीं हो सकता। सुशांत सरीन साहब, एक पॉइंट नया जोड़ूंगा इसमें, यह कि आज जितनी कमेंट्री मैंने भारतीय मीडिया पर सुनी और पाकिस्तान के मीडिया पर सुन रहा हूं, पाकिस्तान में जनरली टोन इस बार पॉजिटिव है और जो बिल्कुल लड़ाई कर लो और भारत की गलतियां बता दो वाले चिल्लाने वाले लोग आज वहां कम दिख रहे हैं। भारत में मीडिया थोड़ा कंजर्वेटिव होकर देख रहा है और विपक्ष की जो आलोचना है वो तो बहुत संगीन है। वो तो कह रहे हैं कि बड़ी बेकार की बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसे कैसे वो जाकर के बात कर सकते हैं। आपने मणिशंकर अय्यर साहब की भी राय सुनी। क्या ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव या थोड़ा सिनिकल हो रहे हैं क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस खराब हैं? लेकिन जैसा डोगरा साहब कह रहे हैं कि ग्लास को आधा खाली क्यों देखते हैं, आधा भरा हुआ देखिए, बहुत अच्छे इरादे से शुरुआत हुई है। पहली बात तो ये है कि ग्लास में कुछ है भी कि नहीं है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ना आधा भरा हुआ ना आधा खाली। तो ग्लास तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के मीडिया का क्या रवैया है वो मेरे ख्याल 1-2 दिन में और ज्यादा जाहिर होगा, जब जो मीडिया कोर है पाकिस्तान फौज का, जब वो आएगा स्क्रीन्स पर, जो अगले हफ्ते से आना शुरू करेगा, तब आपको ज्यादा एक बैलेंस्ड व्यू मिलेगा कि पाकिस्तान की मीडिया का क्या रवैया है। एक लिहाज से शिराजी साहब ने एक भूमिका बांध दी और अभी बात हुई कि इंटेंशन मोदी जी की जो मर्जी हो। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में परसेप्शन क्या है
और पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि अगर मोदी जी उनकी तरफ एक हाथ बढ़ा रहे हैं, उससे आप जितना मर्जी उसका समर्थन करें या इख्तिलाफ करें, तो वो एक आउट ऑफ अ पोजीशन ऑफ वीकनेस बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ कभी भी अगर आप डील करते हैं और पाकिस्तान में ये परसेप्शन हो आपकी इंटेंशन की कि आप एक वीक विकेट पर हैं और इसलिए आप कर रहे हैं अपनी इमेज के लिए, या दुनिया भर जो आपको ऊपर प्रेशर बना रही थी कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू करें, या आपको जो राजनीतिक कुछ सेटबैक्स हुए हैं चुनावों में, उसके करके आप पाकिस्तान की तरफ लीन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन पाकिस्तान में परसेप्शन शिराजी साहब ने खुद ही बताई कि ये है एक लिहाज से। तो ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन फाइनली स्टाइल पे तो ठीक है, हम सब लोग एग्री करते हैं कि अनकन्वेंशनल स्टाइल है और बहुत बोल्ड टाइप है, लेकिन सब्सटेंस क्या है इस सारी मूव का, मेरे ख्याल उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जब आप संजीदा मुद्दे डिस्कस करना शुरू करेंगे तब वो प्रूफ होगा कि क्या आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, और उस पर एक अगेन बहुत बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल, सब्सटेंस क्या है ये जानने की जरूरत है संबित पात्रा। लेकिन उसके पहले एक सवाल जो कि हमारे दोनों कमेंटेटर्स ने उठाया है, शिराजी साहब और सरीन साहब ने, कि इरादा अच्छा है लेकिन हेडलाइन बदलने के लिए है, निगेटिव खबरों से निकल करके आइडिया यह है कि डिस्ट्रैक्ट कर दें और एक नया टोन सेट कर दें ताकि पब्लिक में जो बहस है वो बदल जाए। तब तो फिर ये शॉर्ट साइटेड है, इससे तो कुछ होता नहीं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस ऑब्जर्वेशन पे संबित? नहीं, मैं बिल्कुल इस ऑब्जर्वेशन को बाई नहीं करता हूं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन तो मुझे लगता है ज्यादा जोर शोर से डिस्कस किया जाता अगर 15 दिन में या 1 महीने के बाद कोई चुनाव होता। तो अभी ना तो कोई चुनाव है और ना ही कोई चुनाव की प्रक्रिया है, तो काहे को डिफ्लेक्ट करना है। ये तो एक जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस सोच है और डिप्लोमेसी एक ढर्रे पे चलती आ रही थी, उससे जरा हट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जैसे कि अभी कहा गया कि एफर्ट में 100% रिजल्ट इज अवेटेड, तो स्वाभाविक रूप से आदमी एफर्ट ही कर सकता है, प्रधानमंत्री एफर्ट कर सकते हैं ये सोच के कि वी विल एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट इन फ्यूचर। अब वो रिजल्ट क्या होगा वो ना तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, ना मैं अभी प्रेडिक्ट कर सकता हूं। उनका जो काम है उन्होंने उसे 100% किया है। दूसरी बात है, आप देखिए, मैं आपको एक अलग बात बताऊं, जब लाहौर की बस सर्विस हुई थी, आज अटल जी का जन्मदिन भी है, अटल जी जब बस लेके लाहौर गए थे, वो भी एक तरह से स्पॉन्टेनियस था और उसका एक ऑप्टिकल वैल्यू था। पूरे विश्व में उसका एक ऑप्टिक्स गया था कि देखिए कोशिश हुई भारत की सरकार से कि वो पाकिस्तान के साथ आउट ऑफ द वे जाके रिश्ता सुधारे, मगर बदले में कारगिल मिला। तो पूरे विश्व ने कहा देखिए हिंदुस्तान तो ठीक था, गलती तो पाकिस्तान की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैच्ड ऑप्टिक्स होता है एक स्पॉन्टेनियस डिप्लोमेसी का, ये पूरे विश्व में एक स्ट्रांग संदेश जरूर भेजता है। इंस्टेनिटी के साथ मतलब बहुत इंस्टेनियस होता है, मगर उसके साथ एक स्ट्रांग मैसेज जरूर होता है। आइए सब्सटेंस की बात, मणिशंकर साहब, क्या शायद ये नया एक डेवलपमेंट है जिसको हम लोग कम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा खबरें इस बारे में हमारे यहां चर्चा में नहीं आई हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सरकार है और फौज है, उन दोनों में अब एक नया रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को खुद को बचाना है तो आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ हमको कुछ करना होगा। और उसी का ये हिस्सा है कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को माने, और उसी का हिस्सा है कि अब भारत से हम ठीक से बात करें। क्या ये एक नई सोच उनके यहां हो सकती है? ये कोई नई सोच नहीं है। पिछले कम से कम 5-6 साल से और शायद कोई 8-10 साल से वो कहते आ रहे हैं कि न केवल कि आतंकवाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान से फैलता है, साथ साथ आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान खुद है, और इसलिए वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं अरसों से। अब हिंदुस्तान में जब हमें सूट करे हम कहते हैं कि वो पहचान चुके हैं, और जब हमें सूट न करे तो कहते हैं कि वो समझते नहीं है, वो हमारे खिलाफ तो आतंकवाद चलाते रहते हैं। अब ये मुझे बताइए कि तीसरा मर्तबा है कि हम अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उठाते हैं हम, रोकते हैं हम। मई महीने में सन 2014 मोदी ही ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, और फिर अगस्त महीने में उन्होंने खामे खाम ये हुर्रियत का विषय उठाकर उसको बंद कर दिया। वैसा ही उफा के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और फिर उस पर रुकावट लगा दी। अब पेरिस में वो 2.5 मिनट के लिए मिलते हैं
और फिर कुछ आगे बढ़ने लगता है, वो अचानक पहुंच गए हैं खुद। ये जो कूटनीति को व्यक्तिगत करने का काम है, ये मेरे ख्याल में खतरनाक है, क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना खत्म हो गया है। अब हम एक नए आधुनिक जमाने में हैं, जबकि पूरी तैयारी करने के पश्चात, जबकि लगता है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, उस समय जाकर शिखर सम्मेलन होता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अपने पर रोशनी डलवाने के लिए मोदी जी अचानक कहते हैं हाँ और अचानक कहते हैं ना। जी, अब ये बच्चों का तो खेल नहीं है कि आज कुट्टी करो और कल चुम्बन दो। अब ये जो हो रहा है पिछले 18 महीने से पाकिस्तान से, हम यही जो वक्ता हैं भाजपा के, वो हमें बता रहे थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले कि टाइगर मेमन का जो विषय है जब तक कि उसका हल न निकले, कि दाऊद इब्राहिम को निकालो वहां से, कि जकी और लखवी को वापस जेल भेजो, कि हाफिज सईद के मुंह बंद करो, जो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हो रहे हैं उसको रोको, सीज फायर लगाओ। ये सब जो बातें हो रही हैं, इस पर कोई कदम जबकि उठा नहीं है। अब अचानक वो कहते हैं कि बहुत अच्छा कदम है कि मोदी जी वहां पहुंच गए बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के लिए। जी, अब ये ऐसी तो कूटनीति नहीं चलेगी। कम से कम हमें देश को बताया जाए कि आपका मकसद क्या है। आप पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हो तो आपको निरंतर उनसे बात करनी पड़ेगी, और वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां की डॉक्टर मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ ने मामला को छोड़ा था, जो कि सन 2007 में था। अब उसके सारे तफसील निकल आए हैं खुर्शीद कसूरी की किताब में और एम्बेसडर सती लांबा के भाषण में। अब हमें बताइए, किसी ने हमें नहीं बताया कि उस मकाम से आप आगे बढ़ रहे हैं या दोबारा सब कुछ आप शुरू कर रहे हो। सुषमा स्वराज कहती हैं कि निरंतर बात हम उनसे करने को तैयार हैं, लेकिन अनइंटरप्टेबल नहीं करेंगे। तो जब भी आपका मन लगे तो आप बातचीत रोकोगे, और कुछ न कुछ हुर्रियत जैसे छोटे विषय को उठाकर सारा इंजन बंद हो जाता है। अब ऐसे तो नहीं होना चाहिए कूटनीति में। बिल्कुल, आपने देखिए अय्यर साहब ने संबित बहुत ही गंभीर सोच विचार वाले विषय के साथ अपनी एक पक्की राय अध्ययन के बाद रखी है। उनके 3 पॉइंट हैं कि अपने ऊपर रोशनी डालने, चौंकाने वाली सुर्खियों से नहीं होता, सब होने के बाद राष्ट्र का नेता, देश का नेता तब शिखर वार्ता में, समिट लेवल के टॉक में, कंपोजिट लेवल के टॉक में जाता है। और उन्होंने बताया, आप ही लोगों के बयान, कि मुंबई, लखवी और 10 तरह की चीजें, टाइगर मेमन, आतंकवाद के फैक्ट्री, उनके कैंप और ट्रेनिंग जब तक खत्म नहीं होगा बात नहीं करेंगे। हुर्रियत से बासित साहब मिल रहे हैं तब तक बात नहीं करेंगे। वैसी शर्तों को रखने के बाद ऐसा विशाल हृदय परिवर्तन कैसे भरोसा हो कि होमवर्क के साथ हो रहा है? संबित, पहली बात तो है, 2 बार मणिशंकर जी ने कहा कि कुट्टी और चुंबन, ये दो, कभी कुट्टी कभी चुंबन। मैं तो कहता हूं हम कुट्टी भी करें तो इनको परेशानी, हम चुंबन भी करें तो इनको परेशानी। तो जो दोनों चीजें, कुट्टी और चुंबन, दोनों से ही परेशान हो, उसको बार बार समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए। दूसरी बात कि मोदी जी अपने ऊपर लाइट डलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं तो मणिशंकर जी को बड़े अदब से कहूंगा कि आप तो चाहते थे कि मोदी जी पे लाइट न डले, चाय वाला प्रधानमंत्री कभी ना बने। अब लाइट तो डल चुकी है, अब लाइट डालने की आवश्यकता नहीं है, वो पीएम तो बन चुके हैं, अब और क्या बनना है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये न कहिए कि वो अपने ऊपर लाइट डालने के लिए ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तीसरी बात है, आपने सही कहा कि हुर्रियत से मीटिंग वाली बात, मणिशंकर जी को ये छोटी बात लगती है, मगर मुझे लगता है कि जब हमने शिमला एग्रीमेंट में, लाहौर डिक्लेरेशन में हमने ये लिखा है कि तीसरे किसी भी पक्ष का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, तो चाहे अभी या चाहे आज से 10 साल बाद भी हम क्यों कहें कि किसी प्रकार से किसी और थर्ड एंटिटी का इसमें दखल रहेगा। और ये तो हमारा क्लियर कट स्टैंड है, वो स्टैंड तो हमेशा के लिए रहेगा। और चौथी बात है, आप देखिए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी के बीच की बात हो रही है। अभी खुद मणिशंकर जी बोल रहे थे 10 साल से पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, कम से कम 6 साल से और लगभग 10 साल से। 10 साल से किसकी सरकार रही? मनमोहन जी की सरकार रही। 6 साल पहले भी मनमोहन जी की सरकार थी। अगर पाकिस्तान वाकई मणिशंकर जी जैसे कह रहे हैं कि बड़े जद्दोजहद से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एक बार भी मनमोहन जी ने ये नहीं कहा। संबित, एक मिनट,
कांग्रेस की आलोचना में कोई हर्ज नहीं है, मैं आराम से आपके साथ बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन वो बैकवर्ड लुकिंग बात से क्या है कि हमारे आगे के रास्ते का पता नहीं चलता और आप लोग काफी वक्त जो है ये कांग्रेस की निंदा में लगा देते हैं। हम तो आपके साथ सहमत है कि कांग्रेस ने बड़ा गड़बड़ किया, लेकिन आगे के जो स्पेसिफिक मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिक जवाब दें, और उसके लिए कुछ मुद्दे हम डोगरा साहब से लेते हैं। डोगरा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहले नैरेटिव ये था कि बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी छोड़िए, पड़ोसियों के साथ अच्छी डिप्लोमेसी बनाइए। शुरुआत हुई शपथ ग्रहण से, सार्क देशों को बुलाया गया, उसके बाद नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल से हमारा रिश्ता कैसा हो गया है, उस पर डोगरा साहब ने ब्रीफ में रोशनी डाली। मालदीव्स का जिक्र किया, दो ही उदाहरण दूंगा मैं, और अब डोगरा साहब के पास चलूंगा वापस कि क्या मणिशंकर अय्यर जो बात कह रहे हैं, जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, जो इश्यूज फ्लैग कर रहे हैं, उनमें दम है या सिर्फ ये आलोचना इसलिए है कि मोदी जी अपने निराले अंदाज में, और व्यक्तिगत संबंध मैटर करते हैं दो नेताओं के बीच में, और मोदी जी पहले अपना रेपो नवाज शरीफ साहब से, जिनसे 5 बार मिल चुके और बड़ा प्लस माइनस सा चला, उससे एक नई स्लेट पर नई शुरुआत कर रहे हैं, तो या तो ये बहुत अच्छी बात है या बगैर होमवर्क के हो रहा है। डोगरा साहब, देखिए 10 साल के अंदर मणिशंकर जी पहले कौंसल जनरल थे कराची में और मैं आखिरी कौंसल जनरल था। वाह। तो मणिशंकर जी से मैं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है और काफी समझदार डिप्लोमेट रहे हैं और ज्ञानी लेखक और पॉलिटिशियन रहे हैं। तो जो ऑपोजिशन लीडर के नाते वो कह रहे हैं वो एक अलग बात है, पर साथ में डिप्लोमेटिक टूल्स और सब्सटेंस के ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर को दो राय नहीं हो सकती। उसी तरह संबित पात्रा जी भी अपनी तरफ से जो कह रहे हैं उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। पर एक चीज मैं ये जरूर रखना चाहता हूं कि देखिए समिट लेवल टॉक्स, ये डेफिनेशन से ही इसका मतलब ये है कि जब आप शेरपास जिसको कहते हैं, आपने पूरा काम कर लिया है, उसके बाद अपने लीडर्स को एक्सपोज करते हैं कि भाई अब सब कुछ हो गया है और अब जो है एक या तो कोई एक आध रुकावट मेन रह गई है, उसके ऊपर आप डिसीजन लें और जाके बातचीत अपने काउंटर पार्ट से करें। तो समिट लेवल को एक्सपोज नहीं किया जाता, जो छोटे लेवल से बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप रात रात लगे रहते हैं, जैसे अभी WTO और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हुआ और फिर भी कोई डिसीजन नहीं जा पाते। तो एकदम अगर आप समिट से शुरू करें तो फिर नीचे ही जाना होता है। तो जरा सा ये रिस्की स्टेप है और इसमें हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो मामले हैं जो पिछले 67 साल से हम नहीं सॉल्व कर पाए, चाहे वो कश्मीर हो या CHN हो या टेररिज्म वगैरह टाइप का इशू हो, वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये रिस्की मूव है, शायद समिट लेवल से जब शुरू करते हैं तो नीचे जाने का खतरा होता है। मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो कुछ तो होमवर्क करके लिया होगा, और मोदी जी का अपना एक तरीका है और वो बड़े हिम्मत वाले काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे सभी मेहमानों से, मणिशंकर अय्यर जी, संबित पात्रा जी, डोगरा साहब, शिराजी साहब और सुशांत सरीन से चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। मोदी नवाज बड़ा आगाज, ये मोदी जी का एडवेंचरिज्म है कि वो अचानक सरप्राइज विजिट के तौर पर लाहौर रुकते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए नवाज शरीफ साहब को, या दरअसल एक बहुत अच्छा बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। समझने की कोशिश करते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग शिराजी साहब से कुछ नए एलिमेंट समझने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी शिराजी साहब, तो आप बता रहे थे कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर के पाकिस्तान में एक नया रियलाइजेशन है। दूसरा रियलाइजेशन यह है कि कश्मीर को नीचे रखो, और तीसरी बात यह है जो पहले भी हमने कही कि पॉलिटिशियंस के बीच में और फौज के बीच में एक नया रियलाइजेशन है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमको भी इससे दिक्कत है। क्या वो सब
हालात को बदलते हैं, या आपने जो हमारे लोगों की राय सुनी थोड़े से स्केप्टिसिज्म के साथ कि ये बिना तैयारी के हो रहा है, रिस्की है, पता नहीं क्या आउटकम होगा? मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान में जो परसेप्शन है भारत के बारे में, हमारा ख्याल यह है कि वहां पे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन मानीशंकर अय्यर जी की बातें सुन के मुझे बड़ी मायूसी हुई कि वहां पे भी महाराजा और राजा का स्टाइल चलता है। हमारा ख्याल था सिर्फ पाकिस्तान में चलता है कि जहां पे जो भी फौजी डिक्टेटर आ जाए और वो जो भी फैसला करे उसे किसी से पूछे बगैर कर लेता है। लेकिन अगर भारत में भी ये सूरत हाल है कि नरेंद्र जी ने किसी कंसल्टेशन में जाए बगैर या बैकडोर के अंदर कोई एक अच्छा होमवर्क किए बगैर ये सारा इनिशिएटिव लिया है, तो बड़ी हैरानकुन बात है। मेरा नहीं ख्याल कि भारत में ऐसा होता है। वहां पे थिंक टैंक्स बैठे हैं, मेरा ख्याल में वहां पे पार्टी की लीडरशिप नीचे जाके लोगों के साथ डिस्कस करती है और उसके बाद को बड़ा स्टेप लेती है। भारत एक बड़ा मुल्क है और भारत को दूसरे अंदाज में दुनिया में देखा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये स्टेप जो नरेंद्र जी ने लिया है वो बड़ी हेस्ट में लिया है और इसके लिए कोई होमवर्क वहां पे नहीं हुआ होगा। यकीनी तौर पे होमवर्क हुआ होगा, सोच में बदलाव आया होगा, तब जाके ये बड़ा स्टेप लिया गया है। और जब बड़ा स्टेप लिया गया है तो मेरा ख्याल में नरेंद्र जी को इस बात का भी जरूर खदशा और खतरा होगा कि अगर ये स्टेप फेल्ड होता है, अगर ये नाकाम होता है, तो यकीनी तौर पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और भारत के अंदर भी यकीनी तौर पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है, तो वो भी मायूस होगी। तो मेरा ख्याल में बीजेपी की सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक ऐसा स्टेप उठाए कि जिसका एंड रिजल्ट नाकामी पे हो। रह के मामला पाकिस्तान पे, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में जरूर है। आपने देखा है कि 2 माह पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, फाटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको फंडिंग की जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। यहां तक कि हमने डोसियर्स यूएनओ में भी उनके हवाले किए, ओबामा जी को भी हमने जाके एक डोसियर दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ, यकीनी तौर पे यहां पे भी सोच में बदलाव है। हम समझते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने मामलात को ठीक करने के लिए हमें उन प्रॉक्सी वार्स को खत्म करना होगा जो हमारे खिलाफ चल रही हैं, बल्कि हमारी वेस्ट बॉर्डर के ऊपर जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, अगर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान का इकनॉमिक साइकिल नहीं चल पाएगा और पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पाएगा। और लगता यह है कि फौज के और खुद सियासतदान तो पहले से समझते हैं कि अगर वहां पे भारत का किरदार है तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अब लगता है कि पिंडी में बैठी फौज भी हमारी ये सोच रही है कि वहां पे बहरहाल एक किरदार जरूर भारत का है, उसे तस्लीम करना चाहिए और उसको जो ड्यू प्लेस है वो देनी चाहिए। तो ये सोच में बदलाव जरूर है। और रह गया मामला कश्मीर का, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी लोग इतनी खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि ये इतना पुराना मसला और इतना बड़ा मसला कि जिसके हवाले से खुद इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बड़े सेंसिटिव हैं, उस मसले को एक रात में हल किया जा सकता है। और या ये है कि उस मसले को पहले हल किया जाए और बाकी मामला को बाद में रखा जाए। तो पाकिस्तान में भी सोच पाई जाती है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस मसले को पहले हल किया जाए, बल्कि दीगर मसाइल को पहले हल किया जाए। और लगता यह है कि फौज ये चाहती है कि अगर सियाचिन का मसला भी पहले हल हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, उसके बाद बाकी मामला पे आगे बढ़ा जाए। सुशांत सरीन साहब, शिराजी साहब ने जो बात बताई, जिस बदलाव को वो अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या वो वाकई बिल्कुल मानने लायक बातें हैं? क्योंकि ये लगातार इस बात पर एम्फेसिस दे रहे हैं कि कुछ बदल गया है और वो अहम बदलाव है और हमको उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम थोड़े ज्यादा डिसमिसिव तो नहीं हो रहे हैं इस बदलाव को लेकर के? सुशांत, देखिए, एक तो मैं 20 साल से इस तरह के बदलाव के बारे में सुन रहा हूं, अक्सर सुनता हूं, एपिसोड्स में आती हैं इस तरीके के बदलाव की बातें, लेकिन जब तक जमीन पर वो बदलाव नजर नहीं आएगा तो सोचने में तो आदमी जो मर्जी सोच ले, उस पर तो कोई रोक टोक नहीं हो सकती। या कोई मुआशरा भी है जो मर्जी सोच ले, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन क्या उस बदलाव के बारे में जो सोचा जा रहा है उसका कोई मैनिफेस्टेशन ऑन ग्राउंड है? और अगर कुछ है तो मुझे प्लीज अगर कोई बताएगा और मुझे एजुकेट करेगा तो मैं उसका बड़ा मशकूर होऊंगा, पहली बात। दूसरी चीज ये कि हमने ये जो एक धारणा बनाई हुई है, जैसे संबित अभी कह रहे थे, कारगिल के बारे में बात कर रहे थे, और मैं कल इतिहास में थोड़ा सा जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो फिर आप वही गलतियां दोबारा से दोहराएंगे। वाजपेयी जी जरूर गए थे कारगिल, लेकिन जब कारगिल की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में सारी पश्चिमी दुनिया जो थी वाजपेयी जी के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि आप ये कार्रवाई मत करिए और जो स्टैंड स्टिल आप कर लीजिए, जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करिए, उसके बाद देखते हैं, कुछ बीच बचाव करते हैं। वाजपेयी जी ने जब वहां पर अपनी एड़ी बिल्कुल खोद ली, ही डग हिज हील्स इन, और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इनको एक्सपेल नहीं करेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे।
तब वो जो प्रेशर था वापस पाकिस्तान के ऊपर पलटा। तो ये मान लेना कि क्योंकि मोदी जी अभी जाके नवाज शरीफ के साथ गले मिल रहे हैं और कल को अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी घटना होती है तो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, मैं ये नहीं मानता कि होगा। अमेरिका बहादुर अगर अपने 2500 सोल्जर्स पाकिस्तानी जो कारिंदे थे उनके हाथों मरवा कर पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाया, तो आपके अगर यहां पर कोई कार्रवाई होती है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान का आपके लिए क्या कर लेगा जब अपने लिए नहीं कुछ कर पाया। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि हम जितनी मर्जी और अपनी उत्साह बढ़ा लें, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको मुद्दों को सॉल्व करना पड़ेगा। मुद्दे किस करबट सॉल्व होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप क्या देने को तैयार हैं और जो आप देने को तैयार हैं क्या वो आपकी जनता को स्वीकार्य होगा या नहीं होगा। मणिशंकर जी ने बात की जो मुशर्रफ और मनमोहन सिंह जी के बीच में एक फॉर्मूला तय पाया गया था, लेकिन जिस दिन मुशर्रफ साहब पावर से बाहर गए तो उस जमाने की जो पीपीपी की हुकूमत थी और उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फौज ने मुशर्रफ साहब के बाद कियानी ने और उनके बाद अब राहील शरीफ ने भी उस मुआहदे को रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। तो ये मान लेना कि वो सडनली वो रिवाइव कर लेंगे, अगर कर लें तो उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन वो भी कोई मुआहदा ऐसा नहीं था कि उससे कि हमारे को बहुत उत्साहित होना होता है। जी बिल्कुल। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन खबर में एक नया एलिमेंट है, साइड स्टोरी है ये। सज्जन जिंदल हमारे एक बड़े बिजनेस लीडर हैं जो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। जब नवाज शरीफ साहब यहां आए थे तो उनके घर मिलने गए थे। आज जब जन्मदिन है तो सज्जन जिंदल वहां पर है। ये महज इत्तेफाक है या एक नए किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा, समझने की कोशिश करेंगे और शिवसेना का रिएक्शन जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी के एक सरप्राइज विजिट की लाहौर में नवाज शरीफ के जन्मदिन के दिन मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन एक नया डिप्लोमेटिक डिबेट इसके साथ खड़ी हो गई है। डोगरा साहब, ये जो साइडलाइट की मैं बात कर रहा था, क्या ये इत्तेफाक मान के डिसमिस किया जाए कि सज्जन जिंदल एक बिजनेस लीडर यहां के मौजूद हैं, या ये माना जाए कि ये बैक चैनल का हिस्सा हो सकते हैं? ऐसा होता है क्या? ये पहली बार नहीं है कि अगर बैक चैनल किसी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यूज किया गया है इंडो पाक रिलेशंस में, तो और कई बार सफल भी रहा है। तो अगर ये दोनों देश के लीडर्स को आपस में निकट ला सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई भी चीज नेगेटिव तरीके से हम क्यों देखते हैं। अगर मोदी जी वहां गए हैं तो हो सकता है ये बैक चैनल का कुछ हिस्सा हो, ना सिर्फ सज्जन जिंदल जिनका आप नाम ले रहे हैं, बल्कि और भी बैक चैनल्स हैं ऑफिशियल लेवल, नॉन ऑफिशियल लेवल पे जो यूज किए गए हों। तो ये कहना कि ये टोटल सरप्राइज है, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल, कुछ ना कुछ काम हुआ है जिसके कारण मोदी जी आज वहां पहुंचे हैं। दूसरी चीज, ग्राउंड सिचुएशन आप देखिए तो 2 महीने 3 महीने पहले हर रोज वारदात होती थी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, उधर से इधर, इधर से उधर। अब जो है वो तो नहीं आप सुनते, बल्कि मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग भी हुई है हाल में। बिल्कुल। टेररिज्म के इंसिडेंट ठीक है, इक्का दुक्का जरूर अभी भी हो रहे हैं, पर वो पैमाने पे नहीं हो रहे। तीसरी चीज जो बैरोमीटर होता है मीडिया का रिएक्शन, अखबारें देखें, चाहे इंडिया की देखें या पाकिस्तान की देखें, अब वो जो नेगेटिविज्म था, जो वो कम हो रहा है, वो मैसेजेस नहीं नजर आ रहे। तो अगर डिस्पैशनेट तरीके से आप देखें तो जरूर कुछ ऐसी चीज हुई है ग्राउंड लेवल पे जिससे थोड़ी सी आशा, मैं जान के थोड़ी कह रहा हूं, थोड़ी सी आशा की किरण नजर आती है। थोड़ी इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एक्सीडेंट प्रोन है। कल को क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, एक मुश्किल कोशिश जो शुरू हुई है उसको आप नकार नहीं सकते। जी, एक मुश्किल हालात में दोस्ती के रास्ते ढूंढना है, क्योंकि ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और ऐसे में कांग्रेस का बयान आलोचना का है, जाहिर है, लेकिन बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है शिवसेना, वो भी इसकी आलोचना कर रही है। और मनीषा कायंदे जी शिवसेना की प्रवक्ता हैं। आपने डोगरा साहब जो वेटरन डिप्लोमेट हैं उनकी बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि एक अच्छी बात है
होमवर्क हो के हो रहा होगा, जरूर कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं। और आप लोगों का रिएक्शन यह आता है कि जहां दाऊद का जन्मदिन मनता है वहां प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। बात को ट्रिवियलाइज करने की कोशिश है ये। मनीषा जी। नहीं, देखिए, हम बात को ट्रिवियलाइज नहीं कर रहे हैं। जो पिछले 50 सालों का जो अनुभव है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में टेररिज्म को नर्चर किया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार जो है वो नवाज शरीफ चलाते हैं या मिलिट्री चलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार का प्रशासन है। और देखा जाए तो ये दोस्ती बढ़ाने की बात काफी बार हो चुकी है। समझौता एक्सप्रेस भेजी गई, लाहौर में बस भेजी गई और काफी सारे हाल ही में सुषमा जी भी प्रयत्नों में थी। मगर क्या इस सब का नतीजा क्या होगा? हम देश को हमें ये समझाना है, जो शहीद हुए हैं, जिनके घर में विधवाएं हुई है, जो आज भी कल की बात है कि 13 जवान जख्मी हुए हैं। तो एक तरफा अगर हम बर्थडे पार्टी में जाएं और दूसरी तरफ हमारे जवान वहां पर सीमा पे लड़ रहे हैं, वहां पर सीज फायर की वायलेशंस हो रही है आए दिन, तो ये किस प्रकार ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। आइए इसका जवाब लेते हैं। का डिप्लोमेसी है जी। संबित पात्रा, ये देश की जनता पूछ रहे हैं। जी, संबित पात्रा, देश के लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीज फायर वायलेट करेंगे। वो आपको आश्वासन मिल गया है कि अब नहीं करेंगे। क्या वो आतंकवादियों के जो सरगना हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या मुंबई के मुजरिमों को आपके हवाले करेंगे? ये एश्योरेंस आप लोग ले चुके हैं क्या संबित? देखिए, अभी शिवसेना की प्रवक्ता कायंदे मैडम ने कुछ सवाल उठाए हैं और बड़ा सम्मान करते हैं शिवसेना का भी, वो हमारे सहयोगी हैं और उनका अधिकार है वो सवाल जरूर उठाएं। और एक उनका लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड भी रहा है पाकिस्तान को लेकर, अच्छा स्टैंड है। मगर जब आप सरकार में होते हैं, स्वाभाविक रूप से आपको देखना पड़ता है कि आप किस प्रकार से डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएं। ऐसे में जो मैंने शुरू में कहा, एक अनकन्वेंशनल डिप्लोमेटिक स्टैंड मोदी जी ने लिया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका नतीजा परसों निकल आएगा। अभी डोगरा साहब बता रहे थे एलओसी के फायरिंग को लेकर, अभी वो टेररिज्म पर भी कुछ आंकड़े रख रहे थे, जो कि स्वाभाविक है। इसमें धीरे धीरे अब कमी भी आने लगी है। और अभी चंद दिनों पहले पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष नवाज शरीफ जी ने उनके पार्लियामेंट में कहा कि अब इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं करेगा। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रयास चल रहा है। इस प्रयास का नतीजा 2 दिन में आ जाएगा यह भी नहीं है। और मैं खुल के कहूं, 2 ही उपाय हैं, या तो आप युद्ध कर लीजिए या तो आप डायलॉग्स के माध्यम। बिल्कुल ठीक है, या तो युद्ध कर लीजिए या डायलॉग कर लीजिए। मणिशंकर अय्यर साहब के पास हम जाएं, उसके पहले एक छोटा सा सवाल शिराजी साहब से। आता हूं आपके पास, वापस आऊंगा। शिराजी साहब, जैसे हमारे यहाँ अपोजिशन का रिएक्शन थोड़ा क्रिटिसिज्म का आया है, जो अभी की रूलिंग पार्टी है उसके जो पार्टनर है मनीषा, शिवसेना, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो नवाज शरीफ के अपोनेंट्स हैं, वो वहां क्या कह रहे हैं? यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ पे 2 बड़ी अपोजिशन जमातें, एक पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर है और दूसरी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के कायद को आपने देख लिया, इमरान खान जाके मोदी जी से मिले हैं और वो भी चाहते हैं कि दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ें और डायलॉग का रास्ता अपनाया जाए। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना प्रिंसिपल स्टैंड है कि तमाम इश्यूज के ऊपर इंडिया के साथ डायलॉग किया जाए। तो पाकिस्तान में सूरत हाल तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ पे माजी में हमने देखा है कि वो जमातें कि जिनका एक रिलीजियस लुक थी, जमात इस्लामी या JUIF, वो एक इरिटेंट के तौर पे किरदार अदा करती थी, लेकिन अब वो डाइल्यूट हो चुका है। इनफैक्ट वो अब एलिमेंट बाकी नहीं रहा। अब उनके फलसफे को, उनकी आइडियोलॉजी को कोई बाय नहीं करता। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में तो सूरत हाल बड़ी अच्छी है, बड़ी एक तरह से उम्मीद अफजा है। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी हो या पाकिस्तान का कॉमन मैन हो, वो चाहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक टेररिज्म को भुगता है। लोग जो भी कहें कि पाकिस्तान इसको नर्चर करता रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे उसने नर्सरीज बनाई, लेकिन खुद पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा इसको भुगता है। 50,000 लोग हमारे मारे गए हैं, $70 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है। तो पाकिस्तान के अवाम
बिलखसूस सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस ये चाहते हैं कि अब डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए, वो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं या वो भारत के साथ मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो इस प्रोसेस को बड़े भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हमें सबसे बड़ा जो डर लगता है वो डर ये लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं फिर भारत के अंदर कोई टेररिज्म का कोई एक्ट हो जाए और वहां की सरकार उसको फिर पाकिस्तान की स्टेट के साथ लिंक करे कि लगे कि पाकिस्तान की स्टेट ऐसा कर रही है और फिर ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो हमें इस बात से डर लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये एक बड़ा कठिन सवाल है। और यहां पर मणिशंकर अय्यर साहब आपसे कि मान लीजिए कि कुछ वारदात हो जाए तो फिर हम ये कहें कि ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है और बातचीत को तोड़ दें, या जो अब पक्के तौर पर कुछ होमवर्क करके मोदी जी ये सरप्राइज दे रहे हैं कि मैं बर्थडे के दिन जाके बात शुरू करूंगा, लेकिन कुछ प्लान बना के चल रहा हूं और एक नई डिप्लोमेसी की शुरुआत कर रहा हूं और इंडिया एक नई पोजीशन ले रहा है जहां तक पाकिस्तान को डील करने का सवाल है। तो क्या कुछ ऐसी बात है जिसको दरअसल हम अप्रिशिएट करें कि ना? पुराने मसैल और नया हल, ये मेरे समझ में नहीं आता है। शर्तें तो हम लगा रहे हैं, पाकिस्तान ने तो शर्तें लगाना बहुत साल पहले छोड़ दिया था। हम ही शर्तें लगाते हैं मुज़ाकरात पर और हम ही कहते हैं एक दिन कि आप हुर्रियत से बात न कीजिए, दूसरे दिन कहते हैं कि चलिए आप बात कर सकते हैं। अब कोई किसी को समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार का मकसद क्या है, उनका क्या इरादा है। वो वाकई अब 3 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज ने कहा कि 4 बिंदु रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बिंदु है आतंकवाद और उस पर रोक लगाइए और तब हम बातचीत शुरू करेंगे। अब आतंकवाद के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन अब ये बातचीत करना शुरू कर बिल्कुल हैं। ये बताइए, तो किसी के समझ में नहीं आता है कि वाकई आतंकवाद को रोकना एक शर्त है या एक बहाना है कि जब वो चाहें बात करें और जब वो चाहें बात रोकें। बिल्कुल। और मुझको कोई आश्वासन नहीं लगता है कि जो अभी शुरू हो रहा है वो बिना रोक टोक आगे पहुंचेगा। बिल्कुल, ये बताएं संबित पहुंचेगा जबकि मनमानी से मोदी जी कहते हैं कि बात करो और जबकि मोदी का मन लिखता है कि अरे बात बंद करो तो बंद करेंगे। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगा है मोदी के ऊपर पिछले 3-4 महीनों में और उसका ये नतीजा है। हॉलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में उनको सख्त बताया गया है कि आप जो हमसे मांगते हैं पाकिस्तान के प्रति, हम कुछ कदम नहीं उठा सकते जब तक कि आप उनसे बात न करें। जी। और इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नीचे अंतर्राष्ट्रीय दबाव टेक कर अब वो पहुंच गए हैं। अब वो सोचते हैं क्या कि नवाज शरीफ कहेगा आप समोसा लीजिएगा और हम उनसे कहेंगे कि नहीं हमें कश्मीर चाहिए। बिल्कुल, ये क्या बात हो रही है, ये कैसे बात होगी? बिल्कुल। संबित पात्रा साहब देखिए, बहुत मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भारत की सरकार को शायद इंश्योरेंस मिल चुकी है कि आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करेगा। डिप्लोमेटिक सोर्सेज हमें यही बताते हैं कि इंश्योरेंस दी गई इस हवाले से। जी बिल्कुल। संबित 2 इशू क्लियर उठा रहे हैं अय्यर साहब। एक, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बातचीत हो रही है, लेकिन हम जिस बात पर कन्विंस नहीं हो पा रहे वो ये है कि सुषमा जी ने अभी कहा कि आतंकवाद पर रोक लगाने के पहले कोई बातचीत नहीं होगी और उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सरप्राइज हॉप ऑन हॉप ऑफ विजिट किया है लाहौर का। कैसे तसल्ली हो कि आप लोगों में कंसिस्टेंसी है? आपको ध्यान होगा कि सुषमा जी ने यूएन में जो बयान दिया, जिसका जिक्र अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, उसका बैकड्रॉप था ऊफा में जो टॉक्स के लिए हमने हस्ताक्षर किए थे जी, वो टॉक्स न्यू दिल्ली में हो नहीं पाए। ऊफा में कहा गया था कि टॉक्स ऑन टेरर हमें करना है और जब ये टॉक्स कैंसिल हुए हुर्रियत से मिलने के कंडीशन के कारण, उसके बैकड्रॉप में सुषमा जी ने कहा। उसके बाद एनएसए की जो मीटिंग बैंकॉक में हुई पोस्ट पेरिस मीटिंग, उसमें टेरर को सेग्रीगेट किया गया। आपने वो जॉइंट स्टेटमेंट देखा, उसमें नंबर 1 पॉइंट पे टेरर को लाया गया, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। वो टेरर को सेग्रीगेट किया गया, बाकी विषयों को अलग कर दिया गया। और वो इंटरव्यू भी आपका नवाज शरीफ जी का याद होगा, जिससे नवाज शरीफ डेविड कैमरून से कह रहे थे। जी, आप मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मेरा समय जो है समाप्त हो चुका है कि इस बार कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं? देखिए, कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं ये तो इस पर डिपेंड करता है
कि पाकिस्तान अपने आप को फॉलो अप कैसे करवाता है। एब्सोल्युटली, ये काफी निर्भर इस बात पर भी करेगा कि पाकिस्तान फॉलो अप कैसे करवाता है। संबित, मैं आपको टोकना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दरअसल मैं एक्सीड कर गया हूं अपने समय से, लेकिन मणिशंकर अय्यर साहब, संबित पात्रा, मनीषा मैडम, सॉरी मैं आपसे और सवाल नहीं पूछ पाया, शिराजी साहब, राजीव डोगरा साहब, सुशांत सरीन जी और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।